पाकिस्तान के सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी गुज़श्ता कुछ रोज़ में जो कुछ कर रहे हैं वो मीडिया की सूरत में आपके सामने होगा। मीडिया के ज़रिए आपके इल्म में होगा कि आरिफ अलवी क्या कर रहे हैं, कभी इलेक्शंस के हवाले से, कभी बिल्स को वापस करने के हवाले से, अपनी ट्वीट्स के हवाले से जो कुछ कर रहे हैं वो आप जानते हैं, मीडिया के ज़रिए आप तक आ रहा होगा। हमारा इस वीलॉग का मकसद ज़री बात है, कोई सनसनी फैलाना नहीं है कि आरिफ अलवी सदर के तौर पर ये कर सकते हैं, आरिफ अलवी सदर के तौर पर ये नहीं कर सकते, बल्कि हम इस वीलॉग में रीथिंक विद उमर जावेद में ये समझने की कोशिश करेंगे कि सदर ममलिकत पाकिस्तान में जो सदर होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, वो कर क्या सकता है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट्स करते क्या रहे, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट्स के पास इख्तियारात क्या थे, उन्होंने इख्तियारात का इस्तेमाल किस तरह किया, किन प्रेसिडेंट्स के पास इख्तियारात नहीं थे, वो क्या करते रहे। बुनियादी तौर पर हम इस प्रेसिडेंशियल जो पावर है, जो प्रेसिडेंशियल एक अदारा है, जो सदारती अदारा है, जो ऐवान सदर है पाकिस्तान का, इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे और एंड पर फिर देखेंगे कि क्या इंडिया के सदूर भी, इंडिया के प्रेसिडेंट्स भी ऐसे ही करते हैं जैसे पाकिस्तान में प्रेसिडेंट्स करते रहे हैं। ये आज हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे रीथिंक विद उमर जावेद में। हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को उसके रियल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश और जस्तजू करने वाले तमाम स्टूडेंट्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। पाकिस्तान में सदर का ओहदा, प्रेसिडेंट का ओहदा शुरू से ही एक मुतनाज़ा ओहदा रहा है, शुरू से ही मुतनाज़ा ओहदा रहा है, क्योंकि ज़्यादा जो पावर्स रही हैं शुरू के दौर की मैं बात करूँ, 50s की बात कर रहा हूँ, यानी 1956 के 56 तक तो होते गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल से मुराद के वो एक तरह का ताज बरतानिया के अंडर होता था सारा, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, बुरा भला जैसा भी, उसके बाद सदर का ओहदा बाकायदा तौर पर तश्कील दिया गया, वजूद में आया सिकंदर मिर्ज़ा, अयूब खान। हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम ऐसे प्रेसिडेंट्स की बात नहीं करेंगे जो मिलिट्री रूलर्स थे, क्योंकि वो बात ही दूसरी है। हम यहाँ देखेंगे, समझेंगे सिविलियन प्रेसिडेंट्स क्या करते रहे। तो इस हवाले से अगर हम देखें 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद सदर फजल इलाही जो थे प्रेसिडेंट, वो तो चूंकि बिल्कुल ही इस वजह से ताबे फरमान थे कि उनके सामने नीचे भुट्टो जैसे प्राइम मिनिस्टर थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो तो बिल्कुल एक होम्योपैथिक से सदर थे जिनके बारे में बड़े लतीफ़े ही मशहूर थे। फजल इलाही के पास कुछ भी नहीं है, किसी किस्म का इख्तियार नहीं है, लतीफ़े मशहूर थे, फजल इलाही को ऐवान सदर से रहा करो। असल में ये गेम शुरू होती है 1988 के बाद, यानी जनरल ज़िया जब हलाक होता है 17 अगस्त 1988 को, उसके बाद ये गेम शुरू होती है। सदर जो है वो जिसके पास पावर आती है 58(2)B की, यानी असेंबली को बर्खास्त करने की। तो अब गुलाम इसाक खान सदर बनते हैं। गुलाम इसाक खान एक ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड रखते थे, लेकिन शुरू से इस्टेब्लिशमेंट के साथ बनाकर रखते थे। शुरू से ही यहिया खान के दौर से उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बनाकर रखा और जनरल ज़िया तक के वो एक तरह के राइट हैंड रहे। 2 मरतबा उन्होंने मुंतखब हुकूमतों को बरतरफ किया। एक मरतबा उन्होंने 1990 में बेनज़ीर को, और फिर इसी तरह 1993 में नवाज शरीफ की हुकूमत को 58(2)B का सहारा लेकर पूरी पार्लियामेंट को, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियाँ, हुकूमतें, सबको बर्खास्त किया। उसके बाद फिर सदर फारूक लुगारी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड के सदर थे। पीपल्स पार्टी में उनकी एक स्ट्रगल थी, पीपल्स पार्टी में उनका नाम था। जनरल ज़िया की आमरीत के ख़िलाफ़ भी वो पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म के ज़रिए जदोजहद करते रहे। ऐसे शख्स को पाकिस्तान का सदर बनाया गया जब 1993 में पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई। फारूक लुगारी ने भी 1996 नवंबर में 58(2)B की तलवार का, आईनी तलवार का सहारा लेकर मुंतखब हुकूमत को, बेनज़ीर की मुंतखब हुकूमत को तोड़ दिया, और उस तरह तमाम यानी पार्लियामेंट, सूबाई असम्बलियाँ, हुकूमतों को तोड़ दिया। उसके बाद फिर नवाज शरीफ ने 1997 में इक़्तिदार में आने के बाद ये 58(2)B का जो आईनी एक सदर के पास एक तरह की आईनी तलवार थी, इसको उन्होंने ख़त्म किया, आइन से रिमूव किया, अमेंडमेंट की। और फिर उनके खैर सदर फारूक लुगारी से कुछ इख्तलाफात पैदा हुए, तो 97 के एंड में फारूक लुगारी को अपने घर जाना पड़ा, इस्तीफ़ा देना पड़ा। रफ़ीक तारड़ को सदर बनाया गया, जिनका बैकग्राउंड अदलिया से था। अदलिया से बैकग्राउंड होने के बावजूद उनकी मियाँ फैमिली से ताल्लुकात हर किसी पर वाज़े थे कि उनके मियाँ
फैमिली से ताल्लुकात हैं, पुराने ताल्लुकात हैं, जज के तौर पे भी, रिटायरमेंट के बाद पे भी, तो उनको जो है वो सदर बनाया गया। ज़ाहिर बात है वो किसी किस्म की थ्रेट साबित नहीं हुए नवाज शरीफ के लिए, बल्कि मुशर्रफ दौर में भी उनको कुछ माह के लिए सदर के तौर पर सस्टेन रखा गया, बरकरार रखा गया। बाद में उनको भी हटाकर मुशर्रफ खुद सदर बन गए। उसके बाद फिर हम देखते हैं मुशर्रफ के तवील अहद के बाद, यानी 2008 में जब ये इलेक्शंस होते हैं, सेटअप चेंज होता है और पाकिस्तान में एक तरह की नाम नहाद जमहूरियत बहाल होती है, तो आसिफ अली जरदारी यानी पीपल्स पार्टी के लीडर खुद सदर बन जाते हैं। एक पार्टी का लीडर खुद सदर बन जाता है। लेकिन इस दौर में होता ये है कि 2010 में 18 अमेंडमेंट करके सदारती इख्तियारात को कम कर दिया जाता है, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कर दिया जाता है, और काफ़ी ज़्यादा सदर के इख्तियारात यानी कम कर दी जाती है। उसको एक सही मानों में अलामती एक उसकी हैसियत, सिंबॉलिक हैसियत रह जाती है। आसिफ अली जरदारी की रिटायरमेंट के बाद ममनून हुसैन, ये भी एक सियासी पसमंजर रखते थे, नून लीग के वर्कर थे, नून लीग के दरीना एक वर्कर थे, इनको सिला दिया गया, सदर बना दिया गया। ममनून हुसैन की रिटायरमेंट के बाद पीटीआई का जब दौर आया 2018 में, तो आरिफ अलवी को सदर बना दिया गया, जो पीटीआई की, अगर आप फर्स्ट ईयर तो बिल्कुल नहीं, सेकंड ईयर भी मुश्किल से होंगे। सेकंड ईयर से मुराद के दूसरे दर्जे के भी नहीं, पीटीआई के तीसरे दर्जे के वो एक वर्कर या तीसरे दर्जे के आप उनको पीटीआई के रहनुमा ओहदेदार कह लें, उनको जो है वो सदर बना दिया गया। अब वो कई ऐसे इकदाम कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है, आरिफ अलवी को पता है इस चीज़ का कि ना उनका मुआवजा हो सकता है, ना पार्लियामेंट है जो उनको इम्पीच करेगी, उनको किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं पार्लियामेंट से। तो वो इस तरह की हमारे सामने आ रही हैं, जिस तरह मैंने शुरू में जिक्र किया, कभी कभी कहना मैंने बिल्स पर साइन नहीं किए, बिल्स वापस भेज दिए, कभी ये कि इलेक्शन की तारीख देने का हक मेरे पास है, सारा अपने डिफाइन कर रहे हैं। खैर ये तो अभी तय होना है कि इन मामलात में आरिफ अलवी के पास कितने इख्तियारात हैं। यहां साबित करना यह कि पाकिस्तान में अक्सर जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं, यानी मैं सिविलियन की बात कर रहा हूं, वो खालिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज का बैकग्राउंड रखते रहे हैं या वाज़ेह तौर पर टिल्ट रखते रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी की तरफ। उनके पास पावर हो तो वो पावर दिखाते भी रहे हैं, 58(2)B की सूरत में। पावर ना हो तो दिखाने की कोशिश करते रहे हैं, आप डॉक्टर आरिफ अलवी की सूरत में। आप जरा जाते जाते तेजी से एक नज़र मार लें कि इंडिया में किस तरह के लोगों को प्रेसिडेंट बनाया गया। इंडिया के पहले प्रेसिडेंट हम देखें राजेंद्र प्रसाद, तो ये एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड के प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट सदर थे इंडिया के, और कांग्रेस का बैकग्राउंड रखते थे, नेहरू के दौर में सदर थे। थोड़ा सा इनका इख्तलाफ था नेहरू से, ये ज़रा राइट विंगर थे, प्रो हिंदू थे, और थोड़ा सा टिल्ट इनका हिंदू राष्ट्र की तरफ था इंडिया को, जबकि नेहरू जो है वो ज़रा दूसरी थॉट के थे, एक सेकुलर सोशलिस्ट थॉट के थे। इसके बावजूद राजेंद्र प्रसाद कोई बड़ी थ्रेट, किसी किस्म की थ्रेट नहीं बन सके प्राइम मिनिस्टर के लिए। उसके बाद फिर हम देखें राधे कृष्णन। अब राधे कृष्णन जो है ये एक स्कॉलर आदमी थे, यानी इनसे इख्तलाफ तो किया जा सकता है, इनकी जो अप्रोच थी एंटी मॉडर्न और सारा, लेकिन इन पर जो इन्होंने जो किताबें लिखी ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलॉसफी पर, तो उससे साबित होता है कि एक स्कॉलर आदमी को सदर बनाया गया। उसके बाद फिर नंबर 3 जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन बेशक पॉलिटिकल बैकग्राउंड में था, लेकिन ये एक एजुकेशनिस्ट भी थे, इनका एक एजुकेशन में बहुत बड़ा काम था। वीवी गिरी एक पॉलिटिकल प्रेसिडेंट थे, लेकिन कोई खास थ्रेट नहीं बने। फखरुद्दीन अली अहमद, ये भी एक ऐसे सदर थे कि जिन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। उसके बाद नीलम संजय रेड्डी, ये भी एक पॉलिटिकल सदर थे। ज्ञान जेल सिंह, ये एक मुतनाज़ा सदर थे। ज्ञानी जेल सिंह ये एक सिख थे, और जब इनके दौर में ही, यानी इंदिरा गांधी ने जब ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था, खालिस्तानियों के खिलाफ गोल्डन टेम्पल पर हमला किया था, अटैक किया था, तब सदर ये थे और ख़ुद सिख थे। इस वजह से इन पर तनकीद भी की गई कि ये कोई किरदार नहीं अदा कर पाए, तो इनको किसी हद तक एक पॉलिटिकल टिल्ट वाला सदर कह सकते हैं। उसके बाद फिर आर वेंकैया रामायण, ये भी एक पॉलिटिकल सदर थे। शंकर दयाल शर्मा एक पॉलिटिकल सदर थे। के आर नारायण, अब के आर नारायण भी जो हैं एक स्कॉलर आदमी थे, और सबसे बढ़कर इंडिया के पहले दलित सदर थे। एक दलित सदर थे के आर नारायण, और एक स्कॉलर आदमी माने जाते हैं। और उसके बाद
11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 11वें सदर इंडिया के एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम की शोहरत पूरी दुनिया में एक साइंटिस्ट के तौर पर मानी हुई थी। इंडिया के एटॉमिक प्रोग्राम के हवाले से भी इनका किरदार बहुत अहम था। एक साइंटिस्ट को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनाया गया, 11th प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद फिर प्रतिभा पटेल बेशक पॉलिटिकल बैकग्राउंड की थी, लेकिन इनका लॉ के हवाले से काफ़ी काम था, कानून पर काफ़ी काम था। प्रणब मुखर्जी 13वें सदर, एक सियासी सदर थे, कांग्रेस के पुराने लीडर थे, इंदिरा गांधी के दौर से लीडर थे पुराने, लेकिन ये कांग्रेसी होने के बावजूद इनके दौर में ही मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, किसी किस्म का खास थ्रेट नहीं बन पाए। रामनाथ कोविंद भी जो है एक दलित सदर थे, किसी हद तक पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखते थे, लेकिन एक स्कॉलर और एक लॉयर के तौर पर अपने आप को पहले मनवा चुके थे। और अब जो 15th प्रेसिडेंट है इंडिया की, करंट रवा जो अभी प्रेसिडेंट है, ये एक खातून है, द्रौपदी मुर्मू। अब द्रौपदी मुर्मू कौन है? ये एक ट्राइबल है, ये एक ट्राइब से इनका ताल्लुक है, एक कबायली ये खातून है जो एक गरीब खानदान की है, एक टीचर थी, एक गरीब टीचर थी, और इनका ताल्लुक कबीले, यानी फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक गरीब घराने की औरत को जो है वो, एक गरीब घराने की औरत को जो टीचर थी उसको इंडिया का सदर बनाया गया। तो ये कंपैरिजन करने का मतलब ये था जो मैंने आपसे किया कि जो इंडिया के 15 प्रेसिडेंट्स थे, इनमें अक्सर प्रेसिडेंट्स ऐसे थे, अक्सर ऐसे लोगों को प्रेसिडेंट बनाया गया कि जिन्होंने अपने आप को एकेडमिक्स में, एजुकेशन में, लॉ में, हत्ता के फिलॉसफी में, स्कॉलरशिप में कहीं ना कहीं या साइंस में मनवाया हुआ था। ऐसे लोगों को प्रेसिडेंट बनाया गया। चूंकि ये सिंबॉलिक ओहदा होता है, ये किसी किस्म कर आकर सियासी खेल ना खेलना शुरू कर दें, पॉलिटिकल गेमिंग ना करें, सियासी शतरंज में किसी किस्म का किरदार अदा ना करें, तो ये कोशिश की गई। और हमारे यहाँ जो सदूर बनाए गए, जो प्रेसिडेंट बनाए गए, वो मैंने आपके सामने लिस्ट फराहम कर दी। आप ये कंपैरिजन कर सकते हैं। ये कंपैरिजन करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में सदर का ओहदा भी हमेशा से पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल होता आया है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीलॉग पसंद आया होगा, जो मैंने कंपैरिजन ड्रॉ किया डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर आपको ये वीलॉग पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद को। बहुत शुक्रिया।